गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर के कंटेंट में हमको पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट से, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। देन हमको पढ़ना है पॉलिनेशन, फिर हमको पढ़ना है pollen pistil interaction, pollen pistil interaction, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये टॉपिक हमको कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि फ्लावर क्या होता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है। आइए देखते हैं। फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी जगह पर फ्लावर में ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड होता है। एक टर्म है फ्लोरिकल्चर। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? देखेंगे, फ्लोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग यील्डिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्टडी या कल्टीवेशन जो होता है, उनकी खेती की स्टडी जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इन अ फ्लावर, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग के लिए। तो आइए सबसे पहले एक पहले हम बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको फ्लावर के कुछ पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, ये सेंट्रल पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा कंप्लीट ओवरऑल पोर्शन जो है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। इसका सबसे ऊपरी टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है ये स्टिग्मा कहलाता है। दैट वन इज नोन एज द स्टाइल एंड दिस वन इज नोन एज द ओवरी। इन तीनों को मिला करके हम पिस्टिल
और कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको ये कलर्ड पार्ट दिख रहा होगा, दैट कलर्ड पार्ट इज नोन एज द पेटल, एंड ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज द सेपल। देखिए पेटल एंड सेपल ये यूनिट होती हैं, इनको कलेक्टिवली जो है हम कैलिक्स और करोला बोलते हैं। सेपल्स कैलिक्स कहलाते हैं और ये कोरोला कहलाता है। कई सारे पेटल्स मिलकर के कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोरोला जो है वो कलर्ड पार्ट होता है, इसका यूनिट जो होता है वो पेटल, और ये सेपल कहलाएगा। ये नीचे उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द थैलमस। और थैलमस के नीचे ये ग्रीन वाला पार्ट जो होता है पेडिसल कहलाता है। पेडिसल जो होता है ये फ्लावर का निचला हिस्सा होता है जो उसको प्लांट से जोड़कर रखता है। इसके अलावा देखेंगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मेल पार्ट भी होगा, ये कहलाता है एंथर, और ये फिलामेंटस पार्ट इसका जो होता है ये फिलामेंट कहलाता है। तो फिलामेंट एंड एंथर दोनों को मिला करके हम स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन जो है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का हो गया, और पिस्टिल या कार्पेल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये फ्लावर के पार्ट हो गए। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावर में, दैट मीन्स इसमें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है स्टेमेन एंड पिस्टिल और कार्पेल। तो देखिएगा, embryology is the branch of botany that deals with the structure and processes associated with the sexual reproduction of flowering plant। तो यहाँ पे टर्म दिया गया आपको एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? ये साइंस की वह ब्रांच है या बॉटनी की वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड उसके प्रोसेसेस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से पार्ट हैं और उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। द डिसीजन ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वेल बिफोर द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले जो डिसीजन होता है कि फ्लावर बनाना है वो फ्लावर के आने से पहले ही वो डिसाइड कर लिया जाता है। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर ट्रिगर्ड फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो इसके लिए कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लावरिंग के लिए। फ्लावर्स आर यूजुअली formed as a group known as the inflorescence। तो जो फ्लावरिंग सूट होता है यानी टिप वाला पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर जुड़े हुए होते हैं, तो वो किस पैटर्न में जुड़े होते हैं उसकी स्टडी जो होती है, वो टाइप जो होता है वो कहलाता है फ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस। A flower has male reproductive structure known as the androecium and female reproductive structure known as the gynosium along with the additional structures such as the calyx and corolla। तो किसी भी पार्ट में कुछ पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव, कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे कैलिक्स एंड करोला यानी सेपल्स एंड पेटल्स उनकी यूनिट हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो है स्टेमेन एंड पेस्टिल एंड कार्पेल। तो स्टेमेन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या इसी को एंड्रोसियम बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको हम गायनोसियम बोलते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो देखिएगा, स्टेमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है यानी जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एंड पॉलन ग्रेन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेमेन की। तो स्टेमेन आपको बताया गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर एसोसिएटेड विद द फिलामेंट। इट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम की यूनिट होती है स्टेमेन। जैसे सारे स्टेमेन को मिला लिया जाए ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक स्टेमेन हुआ,
एक एंथर एक फिलामेंट। तो ऐसे ही फ्लावर के सारे स्टेमेन को मिला लिया जाए तो उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। इट हैज अ सिलेंडर stalk called the filament and a terminal usually bilobed structure that is known as the anther। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट पतला सा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है इसका, ये एंथर होता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड एंथर ही पाया जाता है। फिलामेंट में आइदर अटैच टू द थैलमस और टू द इनर सरफेस ऑफ पेटल। देखिएगा अगर ध्यान से फ्लावर को, तो ये जो है फिलामेंट जो है या तो थैलमस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है या फिर पेटल्स पेटल्स हुआ होता है, पेटल के इनर सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। इस अगर पेटल से जुड़ा होगा तो इपी पेटल्स कहलाता है। Stamen of different plants shows the variation in the size, shape and attachment of anther to the filament। तो अलग अलग प्लांट के जो स्टेमन होते हैं उनका एसोसिएशन जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। एंथर ये जी यूजुअली बाइलोब्ड यानी डाइथीकस होता है। एंथर का स्ट्रक्चर यूजुअली कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। यहाँ बाइलोब्ड, दो लोब दिखाई दे रहे हैं, तो ये बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब हैज टू पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर एक सैक में कितने पॉलन सैक होंगे, दो। हर एक लोब में दो पॉलन सैक, तो दो लोब हैं तो चार पॉलन सैक होंगे, यानी चार माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। द टिका आर सेपरेटेड बाई ए लॉन्गिट्यूडनल, तो दो लॉन्गिट्यूडनल थीका की मदद से ये सेपरेटेड होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको मैं टीएस बना करके दिखाऊंगा। हिस्बिस्कस हैज मोनोथीकस एंथर, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हिस्बिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी जो गुड़हल होता है उसमें वो यूनिथीकस या मोनोथीकस होता है, उसमें एक ही थीका पाया जाता है। इन टीएस बाइलोब्ड एंथर इज tetragonal with four microsporangia at the corners, and microsporangia develops into the pollen sac and are extended longitudinally all along the length of anther and filled with the pollen grains। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका हम देख लेते हैं पहले।
देखिए अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये आपके पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं इसमें, और ये स्ट्रक्चर जो है ये पॉलन सैक कहलाता है। बाइलोडेंथरी टेट्रागोनल विद द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखिए जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर एक लोब में एक्चुअली बाइलोडेंथर है तो हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो दोनों लोब में मिलाकर के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं। एट द कॉर्नर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू द पॉलन सैक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भर जाते हैं। एंड आर एक्सटेंडेड longitudinally all along the length of anther and filled with the pollen grains। तो ये पूरी इसकी लंबाई में फैले होते हैं, ऐसे अंदर अंदर ही जो है इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक का स्ट्रक्चर देखना है हमको। तो देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल कंसिस्ट ऑफ इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ये आपकी बाहर से अंदर की तरफ लाइनिंग है। कंसिस्ट ऑफ इपिडर्मिस सबसे बाहर होगा, एंडोथेसियम दूसरी लेयर होगी, मिडिल लेयर तीसरी लेयर और चौथा सबसे अंदर जो होगा वो टैपिटम होता है। ओके, epidermal cells which help in the anther dehiscence are the cells of stomium anther breaks as stomium। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम इसका बना के देख लेते हैं। एपिडर्मिस हो गया, फिर आपका इंडोथेसियम हो गया, उसके बाद जो है सेल्स भरी हुई होती हैं ढेर सारी। ये हो गया आपका मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की तरफ जो रेड वाली लाइनिंग दिख रही है ये आपका टैपिटम। अब इसके अंदर जो सेल्स पाई जाएंगी वो होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल।
यही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए ये जो है आपका पॉलन सैक या यही कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। तो देखिएगा, endothecium with the fibrous thickening of hygroscopic. Endothecium is the cause of antherdiscence. Middle layer consists of 1 to 5 layer. मिडिल लेयर जो होता है 1 से 5 सेल की लेयर से बना हुआ होता है। दीज आर एपिडर्मल and degenerate as anther reaches maturity and dehiscence. Innermost layer देखिएगा of the anther wall is tapetum. सबसे अंदर वाली लेयर है tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of tapetum are generally binucleated or multinucleated. तो ये बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये सबसे अंदर वाली लेयर है टैपिटम, ये मिडिल लेयर हो गया, ये इस माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी जो माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन करेगा। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर हो गई, ये वैस्कुलर स्टैंड हो गया सेंटर में, और ये स्टोमियम है जो एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है जो इसको डिवाइड करता है। अब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ पे पाए जाते हैं? पॉलन सैक के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। The formation of microspore, ये इसी को pollen from pollen mother cell is called the microsporogenesis। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से pollen या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। स्पोरोजेनियस सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसीएस बोलते हैं, प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर मदर सेल। Each microspore mother cell or PMC undergo meiosis and give rise to tetrad of 4 haploid microspores or pollen grains। तो हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो 2n होता है, और जब इसमें मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद ये 1 से 4 सेल कंप्लीटली बनाता है, यानी 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। One microspore is formed from one pollen mother cell। Example, Saporaceae family है। In members of Asclepiadaceae and Orchidaceae, all the pollens of anther lobe are packed in a bag-like structure called the pollinium। अब देखेंगे pollen grains। pollen grains का फॉर्मेशन कैसे होता है? pollen grains रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी हैप्लॉइड होता है या न होता है। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी। आउटर वाला पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्जाइन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्पोरोपोलेनिन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ नेचर माना जाता है। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो अभी तक ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला अभी तक नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलेनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, यानी ये किसी भी सिचुएशन में आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या अल्कली हो।
नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, इसका ब्रेक डाउन कर सके। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। इन द रीजन ऑफ germ pore, sporopollen is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of sporopollen। तो आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं कई लाखों साल पहले जो एंजियोस्पर्म विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनके भी इस स्पोर्स जो है हमको एज ए फॉसिल मिलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। The inner wall of pollen grains is called the intine and it is पेक्टोसेलुलोजिक, यानी ये पेक्टोसेलुलोज से मिलकर के बना हुआ होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर रिजल्ट इन द लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉलर स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल्स। तो देखिएगा जो डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करती है तो एक्चुअली इसमें जो होता है दो न्यूक्लियस बनता है। तो ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस होता है, ये जो सेल का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज द जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा सा सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये है वेजिटेटिव सेल। तो दो सेल का फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, लेकिन इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज मल्टीलोब्ड। द जनरेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द टू मेल गैमेट। अब ये जनरेटिव सेल जो है ये आगे चल करके डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। In over 60% of angiosperm, pollen is shed at two celled stage। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में जो है इसी टू सेल्ड स्टेज यानी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल स्टेज पे ही सेल जो है गिर जाता है, पॉलन जो है गिर जाता है। इन सम हाउएवर द पॉलन इज सेड एट थ्री सेल्ड स्टेज। कई में तीन सेल्ड स्टेज में गिरता है, यानी जब ये जनरेटिव सेल इसका डिवाइड कर जाएगा तो दो मेल गैमेट बनाएगा, तो एक ही सेल के अंदर जो है तीन न्यूक्लियस होंगे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाएगा। पॉलन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज द एलर्जी, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जैसा कि आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये फाइन डस्ट पार्टिकल लाइक होते हैं और कई सारे लोगों को इनसे एलर्जी होती है, तो ये अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट है पार्थेनियम, या इसी को कैरेट ग्रास बोलते हैं। दैट केम्स टू इंडिया एज अ सीड कंटामिनेटेड विद इंपोर्टेड wheat causes the pollen allergy। तो एक और एंजियोस्पर्म है जिसको पार्थेनियम बोलते हैं या कैरेट ग्रास बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज इसको बनगजरा बोलते हैं। एक्चुअली ये जो है ये वीट के साथ इंपोर्ट करके लाया गया था गलती से, और इसके जो पॉलेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं या हल्के होते हैं और एयर के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है, और कई सारे पर्सन को इनसे एलर्जी होती है। तो अगर वो बाई चांस इनको इनहेल कर लेते हैं तो उनको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। Pollen grains are claimed to be nutritious and consequently said to increase
and highly variable to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. Sorry, to increase the performance of athletes and race horses. तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन पॉलन ग्रेन से जो है न्यूट्रिटिव कैप्सूल बनाए जाते हैं जो एथलीट्स या और हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं. द पीरियड इन ऑफ विच द पॉलन रिमेन्स वाइबल इज highly variable and some extent depends on prevailing temperature and humidity. तो कई सारे जो पॉलेंस हैं वो कई सारे अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर हो या ह्यूमिडिटी हो. इन सम सीरियल्स, कुछ अनाज जैसे राइस, व्हीट एंड पॉलन लोब्स लूजेज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ दियर रिलीज. तो कई सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिनमें पॉलन की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होती है. उसके रिलीज के आधे घंटे के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है. इन सम अदर members of Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae, pollens remains viable for month. तो कई सारे मेंबर्स हैं जैसे रोजेसी फैमिली की गुलाब वाली फैमिली है, लेग्यूमिनेसी है मटर वाली फैमिली है, सोलोनेसी जो है ये पोटैटो ब्रिंजल वाली फैमिली है, एक्सेट्रा. इनमें जो पॉलेंस होता है वो कई हफ्तों तक जिंदा रह जाता है. Pollens can be stored without lose of viability for years in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस. जैसे हम स्पर्म बैंक में स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे ही हम पॉलेंस को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पर, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस. Stored pollen can be used as the pollen bank, similar to seed bank in the plants in breeding programs. ठीक है, तो जैसे कि प्लांट्स में ब्रीडिंग प्रोग्राम के दौरान जो है सीड को रखा जाता है सीड बैंक में. नेक्स्ट जो है टेस्ट प्रैक्टिस है, आपको पीडीएफ में दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा. नेक्स्ट है द पिस्टिल यानी गाइनोसियम. इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसाइक. तो मेगास्पोरेंजियम, इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा. मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और यूजुअली फीमेल गैमेट साइज में बड़ी होती है और मेल गैमेट साइज में छोटा होता है. तो पिस्टिल आपको बताया गया था, पिस्टिल या कार्पेल मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके हम, जैसे अगर एक डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो ये है स्टिग्मा. जैसा कि आपको नाम से ही कंफर्म है, स्टिग्मा स्टिगी सबसे बना हुआ है. स्टिगी का मतलब होता है चिपकना. तो ये चिपचिपा सा सब्सटेंस, ये चिपचिपा सा सब्सटेंस रिलीज करता है, जिससे आसानी से जो पॉलन ग्रेन्स हैं इस पे अडेयर हो जाती हैं, चिपक जाती हैं. ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, स्टाइल. और ये नीचे सॉलन पार्ट जो है ये ओवरी है, और जिसपे ये पूरा पोर्शन रखा हुआ होता है ये कहलाता है थैलेमस. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं. Gynoecium or pistil is female reproductive role of the flower.
रॉल का मतलब होता है लेयर, सबसे बाहर जो है कैलिक्स, उसके अंदर करोला, फिर एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पेल, तो ये एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना हुआ होता है। एक कार्पेल होगा तो मोनो कार्पेलरी कहलाता है, और एक से अधिक होंगे तो मल्टी कार्पेलरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बाई कार्पेलरी, दो होगा, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा, एंड सो ऑन। The carpels are modified leaves and the morphologically the megasporophylls. The carpels may be free यानी एपोकार्पी होगा, and Annona, Michaelia are united syncarps. Example है hibiscus and papaver. तो जैसे कई सारे के कार्पेल जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो वो एपोकार्पी कहलाता है। एपोकार्पी या एपोकार्पस कहलाता है जिनमें ये फ्यूज्ड पाए जाते हैं, और जिसमें फ्री पाए जाते हैं यानी अलग अलग होते हैं वो सिन कार्पस कहलाता है। सिन कार्पस के एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड पेपेवर। पेपेवर सोमनिफेरम पूरा नाम है। ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हर एक कार्पेल से मिलकर के बना हुआ होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा इज टर्मिनल end of style, recipient of the pollen grains and genetically knob like and sticky। तो देखिए ऊपर ये सोलन पार्ट है, नॉब लाइक है, साथ में ये स्टिकी भी है, चिपचिपेदार है, ये पॉलन ग्रेन्स को अडेयर कर लेता है। The style is cylinder, projection of the ovary and bear the stigma at its terminal। स्टाइल क्या होता है? एक सिलेंडर यानी पतला सा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी से निकला हुआ होता है, और इसके टिप वाले हिस्से पर स्टिग्मा पाया जाता है। The solen basal part of pistil which is single or many chambered is termed as ovary। तो जो निचला हिस्सा होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, कई सारे चैम्बर हो सकते हैं उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? ओवरी। द ओवरी कंटेन्स वन। फॉर एग्जाम्पल एक ओवरी किसमें पाई जाती है? व्हीट में, पैडी एंड सनफ्लावर में। और मोर ओव्यूल, एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड, विच आर अटैच टू द प्लेसेंटा। तो जिसमें एक होते हैं और कुछ में क्या होते हैं? कई सारे होते हैं। इसमें ज्यादातर ओव्यूल कहाँ से? प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। प्लेसेंटा ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो सीड जिस भी फ्रूट में जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वही उसका प्लेसेंटा होता है। ईच ओव्यूल कंटेन्स अ लार्ज एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी। तो हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है? मेच्योरिटी के बाद एक ओव्यूल पाया जाता है। द ओवरी गिव राइज टू फ्रूट एंड ओव्यूल गिव राइज टू द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, एंड ओव्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है सीड में। नेक्स्ट है आपका मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।